इसको रिकॉर्ड ऑन करते हैं, ठीक है। तो एक बार हम फिर से देखते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर का डेफिनेशन एक सिंगल टर्म्स में देखेंगे। द कल्चर ऑफ प्लांट सेल्स और प्लांट टिश्यू इन अ सिंथेटिक कल्चर मीडियम अंडर कंट्रोल्ड aseptic condition is known as plant tissue culture. It is also called in vitro culture, ठीक है। Then these are always also I will define this particular topic कि हम कैसे पर्टिकुलर सेल से या एक प्लांट या प्लांट पार्ट से जो है हम कल्चर मीडियम में लेके उनको नया प्लांट रिजनरेट कराते हैं, ठीक है। देन हम आगे बढ़ते हैं। तो हम जो है डिफरेंट जैसा कि पिछले स्लाइड में देखा एक्स प्लांट के बारे में, तो वो एक्स प्लांट क्या क्या हो सकते हैं और किस किस एरिया को हम लेते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो प्रॉक्सिमल और डिस्टल है इनको याद रखना है, क्योंकि ये जो है बेसिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं जब हम प्लांट टिश्यू कल्चर यूज करते हैं, ठीक है। तो लाइक रूट सेक्शन लिए तो रूट सेक्शन का जो प्रॉक्सिमल होता है वो ऊपर होता है, डिस्टल नीचे होता है, जबकि हम अनदर जो कहना चाहिए वाइवी एरी पोर्शंस हैं ऑफ प्लांट, तो उनके जो प्रॉक्सिमल डिस्टल है जस्ट अपोजिट होता है रूट के, ठीक है। ये कब काम आएंगे, जब हम प्रैक्टिकल में एक प्लांट को इनोकुलेट करेंगे मीडियम में, तो उस समय ये हमको बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए वर्ड याद रखिए, स्टेम है, स्टेम में अगर इंटरनोडल सेक्शन है या नोडल सेक्शन हो जैसा भी हो, ठीक है, तो वहां पे जो है डिस्टल अपर की ओर होता है, प्रॉक्सिमल नीचे की ओर होता है। और इस टाइम जो है मीडिया में हम प्रॉक्सिमल को मीडिया में इनोकुलेट करते हैं, डिस्टल को बाहर में रखते हैं। सेम ऑक्सिलरी बर्ड्स है, देन सूट अपाइकल बर्ड्स है, और लीफ सेक्शन है जिनमें जो है लीफ के छोर को डिस्टल, नीचे वाले भाग को प्रॉक्सिमल कहते हैं। और इस आधार पे जो है हम एक्सप्लांट को जो है समझते हैं कि ये एक्सप्लांट हो सकते हैं जिनके थ्रू हम प्लांट पार्ट्स को कल्चर जनरेट करा सकते हैं, ठीक है। देन बेसिक एक जनरल प्रोटोकॉल्स की बात करें तो जनरल प्रोटोकॉल ऑफ द प्लांट टिश्यू कल्चर, जिनमें हम फर्स्ट आता है मीडिया फॉर्मुलेशन या मीडिया प्रिपरेशन। तो आप यहाँ पे हम जो है एक मीडिया का डेफिनेशन समझते हैं इसको। ये एक्चुअल में जो है आपको डायग्राम दिख रहा है, ये माइक्रो प्रोपगेशन का है, ठीक है। तो हम पहले माइक्रो प्रोपगेशन से ही समझेंगे किसी भी चीज को, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो पहले हम मीडिया को समझ लेते हैं कि मीडिया क्या होती है, ठीक है। मीडिया मीडिया को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि वे सब्सटेंस जिसमें जो ऑल मिनरल्स, ऑल एसेंशियल सब्सटेंस, ऑल एसेंशियल एलिमेंट्स जो है प्लांट्स को प्रोवाइड करती है, वो प्लांट टिश्यू कल्चर मीडिया है। तो इनको हम एक डिफाइंड फॉर्म में कहें तो द कल्चर मीडियम प्रोवाइड्स ऑल मिनरल्स एंड ग्रोथ हार्मोन्स नेसेसरी फॉर द ग्रोइंग सेल्स इज कॉल्ड मीडिया। द कंट्रोल कंडीशंस की बात करें तो क्या क्या कंट्रोल कंडीशंस होंगे, तो एक माइक्रो एनवायरनमेंट जहां पे सेल ग्रोथ हो, प्रोलिफरेट हो, मॉर्फोजेनेसिस कर सके। तो ये दो चीजें हैं जो बेसिक एनवायरनमेंट में हमको प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए चाहिए। तो फर्स्ट है मीडिया प्रिपरेशन की बात करते हैं। मीडिया प्रिपरेशन में हम जो है बहुत सारे सोर्सेस को प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारे जो प्लांट सेल्स है वो इजिली ग्रो कर सके। लाइक न्यूट्रिएंट मीडिया is a liquid or semi-solid formulation that contain all nutrients and growth factors required for the growth of cells, ठीक है। It provides all nutrients in required proportion to the growing tissues. इनका मतलब है कि सेमी सॉलिड लिक्विड मीडिया होंगी जो ऑल मिनरल्स, ग्रोथ हार्मोन्स है, न्यूट्रिएंट्स है वो प्रोवाइड करेंगी, जिनसे जिनसे जो टिश्यूज है वो एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में उनको एब्जॉर्ब करेगा और उनसे ग्रो करेगा, जिनमें बेसिकली द मीडिया मस्ट कंटेन द फॉलोइंग कंपोनेंट्स लाइक कार्बन सोर्स है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है,
मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स है, विटामिन्स है, हार्मोन्स है, ये सारी चीजें जो है एक प्लांट सेल्स के ग्रोथ के लिए एसेंशियल है, डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल है, ग्रोथ के लिए एसेंशियल है। तो कार्बन सोर्स हम यूज करते हैं सुक्रोज को। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो वे न्यूट्रिएंट्स जिनकी प्लांट टिश्यू कल्चर को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए मैक्सिमम अमाउंट्स में उनको रिक्वायर होती है, उनको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। वे सप्लीमेंट्स जो प्लांट टिश्यू कल्चर, प्लांट सेल्स को या टिश्यू को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए लोअर अमाउंट में, माइल्यूट अमाउंट में जो है रिक्वायर होती है, उनको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स 0.mg में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो लाइक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, ये सारे जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है जिनकी सबसे ज्यादा मात्रा में जो है प्लांट को रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। वही माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो आयरन है, मैग्नीज है, जिंक है, बोरॉन, कॉपर, मोलिब्डेनम एंड क्लोरीन, ये जो है याद रखने वाली चीजें हैं कि क्यों इनको रिक्वायर होती है। और ये आप लोगों के लिए एक होमवर्क भी है कि जितने मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट का मैंने नाम लिया है, ये क्यों रिक्वायर है एक प्लांट सेल्स को, और इनकी डिफिशियंसी से क्या क्या प्लांट्स में डिसीज या अफेक्ट हमको दिखता है, ठीक है। तो ये आप लोग होमवर्क भी लिख के आएंगे। देन ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स की बात करते हैं तो लाइक कोकोनट मिल्क है, टोमेटो जूस है, पोटैटो एक्सट्रैक्ट है, ईस्ट एक्सट्रैक्ट है। तो बेसिकली ऑर्गेनिक सब्सटेंट्स को हम जो है सप्लीमेंट्स को जो हम डिफाइंड मीडिया में यूज नहीं करते, ये कर्ड मीडिया में बेसिकली यूज होता है। देन विटामिन की बात करें तो बहुत सारे ऐसे विटामिन है लाइक निकोटिनिक एसिड्स है, एस्कॉर्बिक एसिड्स है, इनका हम यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज के कारण। लाइक एस्कॉर्बिक एसिड को हम जो है हार्डी या वुडी प्लांट्स के लिए या हायर प्लांट ऑरिजिन के लिए जो है उनके कल्चर के लिए हम यूज करते हैं, ताकि जो हायर प्लांट द्वारा जो फिनोलिक कंपाउंड रिलीज होता है, जिनकी वजह से जो है ब्राउनिंग या फिनॉल लीचिंग प्रोसेस होती है, इनसे बचाने के लिए जो है हम जो है डिफरेंट लाइक एस्कॉर्बिक एसिड को यूज करते हैं। देन हार्मोन्स की बात करते हैं तो हार्मोन्स आपने बेसिक बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है कि कौन सा हार्मोन्स क्या रोल करता है। तो बेसिकली यहाँ हमको शूट एंड रूट डेवलपमेंट की जरूरत होती है, तो हम शूटिंग एंड रूटिंग हार्मोन यूज करते हैं लाइक ऑक्सिन एंड साइटोकाइन। तो कोई बता सकता है क्या कि ऑक्सिन हार्मोन जो है किसमें काम आता है और साइटोकाइनिन हार्मोन किसमें काम आता है? ऑक्सिन शूट के लिए और साइटोकाइनिन रूट के लिए। आपने जस्ट अपोजिट बोला, ऑक्सिन फॉर द रूट इंडक्शन एंड साइटोकाइनिन फॉर द शूट इंडक्शन। ओके, तो इसमें जो है आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पाया जाता है साइटोकाइनिन कहाँ? रूट टिप्स पे। ऑक्सिन कहाँ पाया जाता है? शूट टिप्स पे। लेकिन इनका जस्ट अपोजिट वर्क होता है। साइटोकाइनिन जो है शूट इंडक्शन करता है, शूट को प्रोलिफरेट कराने के काम करता है, और ऑक्सिन जो है जो कि शूट टिप में पाया जा रहा है वो रूट प्रोलिफरेशन के काम आते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हम जो है साइटोकाइनिन और ऑक्सिन को समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। और इनके बहुत सारे नाम्स है लाइक IAA, NAA, 2,4-D, BAP, BAA, BAG, ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। इनके फुल नेम भी आपको याद रखने हैं। ये जो है बेसिकली आपको जब हम प्लांट टिश्यू कल्चर मीडिया प्रिपरेशन करना सीखेंगे या जब प्लांट टिश्यू कल्चर मीडिया फॉर्मुलेशन के टाइम आएंगे तो वहां हम इनके बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे, ठीक है। इनके बाद है पीएच की बात करते हैं तो पीएच बिटवीन 5.5 टू 5.8 होना चाहिए फॉर सुटेबल सेल ग्रोथ। बट सम लाइक मैराइन प्लांट्स है या दूसरे अनदर प्लांट्स है, कुछ कुछ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है, तो उनके लिए जो है 5.9 टू 6.8 पीएच मैंडेटरी होता है, ठीक है। देन बहुत सारे डिफरेंट टाइप के मीडियाज की बात करते हैं तो लाइक बेसिक और एक कन्वेंशनल मीडिया की बात करें तो वहां पे जो है एमएस मीडिया इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो हम ये मीडिया प्रिपरेशन में आगे और समझेंगे। एमएस मीडिया जो है नाम से स्पष्ट है कि मुरासिस एंड स्पूग्रेन को बनाया है। कुछ लोग जो है इसको मुरासिक कहते हैं, कुछ लोग जो है इनको मिरासिस कहते हैं। तो आप जैसा नाम प्रोनाउंसिएशन करना चाहें, स्पेलिंग सही होना चाहिए, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इन्होंने 1962 में एक मीडिया बनाया था जिनकी जो है एक पर्टिकुलर प्लांट सेल को ग्रो करा के नए प्लांट रिजनरेट कराने में हेल्प करता है, इसलिए इनके नाम पर ही इस मीडिया को नाम दिया गया, ठीक है। तो हम जो है इसमें इतना डीप में नहीं जाते क्योंकि आज जनरल इंट्रोडक्टरी चल रहा है। तो हम इनके बाद जो है पहले आपने क्या किया, मीडिया प्रिपरेशन किया,
देन क्या करते हैं, सिलेक्शन ऑफ एक्सप्लांट, जो है हमने यहाँ पे देखा पिछले भाग में कि क्या क्या एक्सप्लांट हम सेलेक्ट कर सकते हैं इनके आधार पे, या इनको ही हम कलेक्शन ऑफ एक्सप्लांट भी कहते हैं। तो पहले हम सेलेक्ट करते हैं कि किससे हमको एक्सप्लांट लेना है, तो वो प्लांट जो हेल्दी हो, फ्रेश हो, उस प्लांट से जो है हम यंग लीफ या जो भी ले रहे हैं, स्टेम्स ले रहे हैं, तो उनको हम लेते हैं। लाइक टैप रूट है, स्टेम है, बेसल प्लेट है, लीफ है, मेरिस्टेम है, एंडोस्पर्म है, न्यूक्लियस है, जर्मिनेटिंग ग्रैंस है, एम्ब्रियोस है, स्टेमन्स है, ये सारे एक्सप्लांट है जिनको हम ले सकते हैं, जिनको हम अपने प्लांट टिश्यू कल्चर में यूज करके नया प्लांटलेट ओरिजिनेट करा सकते हैं। ठीक है, तो ये, और वो प्लांट जो जिनसे हम ये सारी चीजें एक्सप्लांट लेंगे वो स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में हो, अच्छे एनवायरनमेंट में हो, फ्रेश एनवायरनमेंट में हो, अच्छे कंडीशंस में हो, डिसीज फ्री हो, ये हमको ध्यान रखना होता है। तो जब हम एक्सप्लांट सिलेक्शन की बात करेंगे आगे टॉपिक में, तो इनके बारे में डिटेल में हम चर्चा करेंगे। देन सरफेस स्टरलाइजेशन करते हैं। ये इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे जो प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक है जिनमें सक्सेस रेट की बात करते हैं कि एक 90% 80% सक्सेस रेट हमको मिलता है, वो बेसिक इंपॉर्टेंट होता है सरफेस स्टरलाइजेशन पे। अगर हमने सरफेस स्टरलाइजेशन अच्छे से नहीं किया, मान लीजिए आपने नहीं किया, तो आपका जो एक प्लांट है उनको बैक्टीरिया, फंगस या एनी अदर कंटामिनेंट डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। डिस्ट्रॉय होने के बाद वो प्लांटलेट काम नहीं आएगा। दूसरा है वो डिसीज फ्री नहीं हो पाएगा, वो डिसीज्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से उनमें डिके होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इनके लिए जो है इथाइल अल्कोहल, सिल्वर नाइट्रेट या मर्क्यूरी क्लोराइड या ट्विन 20, ये सारी चीजें हम यूज करते हैं। सोडियम हाइपोक्लोराइड भी हम यूज करते हैं। देन है, अब आपने जो है मीडिया बना लिया, एक्सप्लांट सेलेक्ट कर लिया, उनको क्या कर लिया, सरफेस स्टरलाइजेशन कर लिए, ये सब जो है लेमिनार में हम पहुंच चुके हैं। सरफेस स्टरलाइजेशन का प्रोसेस भी लेमिनार में होता है। ठीक है, देन हम क्या करते हैं, इनोकुलेशन ऑफ एक्सप्लांट। एक्सप्लांट को हम मीडिया में इनोकुलेट करते हैं। तो वहां पे जो है हम पर्टिकुलर, मान लीजिए आपने स्टेम लिया है, लीफ लिया है, तो वहां प्रोक्सिमल से एरिया को, जैसे मैंने आपको पिछले में दिखाया, यहाँ पे दिखा रहा हूँ, स्लाइड शो हो रहा है, जिनमें प्रोक्सिमल एरिया को जो है हम मीडियम में इनोकुलेट करते हैं। तो हम यहीं पे आते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन पे, इनमें ही समझते हैं कि क्या क्या हो रहा था। हमने एक्सप्लांट सोर्स से जो है एक्सप्लांट कलेक्ट कर लिया, हमने पहले ही मीडिया बना के ट्यूब में पोर करके रखा हुआ है। ठीक है, अब उस एक्सप्लांट को हम सरफेस स्टरलाइजेशन करते हैं, देन इनोकुलेशन करते हैं। इनको कहते हैं स्टेज 1 माइक्रो प्रोपोगेशन या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक्सप्लांट। देन मल्टीप्लीकेशन होता है, ये जो आपने एक्सप्लांट डाला था उनमें मल्टीप्लाई होना चालू होता है, साइकिल 1 2 3, लाइक 1 मंथ 2 मंथ ऐसा। तो इनको बोलते हैं स्टेज 2 शूट मल्टीप्लीकेशन ऑफ द माइक्रो प्रोपोगेशन। ठीक है, देन स्टेज 2 आया, उनको सिंगल सिंगल कर लिए, और उस सिंगल्स को हम जो है रूटिंग मीडियम में डालते हैं। देन वो प्लांटलेट जनरेट होता है, और इनको फिर हम ग्रीन हाउस में, पहले पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, देन लास्ट में फील्ड में ट्रांसफर करते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं हार्डनिंग। और इसके द्वारा जो है हम एक सिंगल प्लांट सेक्शन से लाखों में जो है हम प्लांट डेवलप कर सकते हैं। इसीलिए इनका नाम होता है माइक्रो प्रोपोगेशन। माइक्रो प्रोपोगेशन मतलब, माइक्रो मतलब स्मॉल अमाउंट के प्लांट से हम जो है प्रोपोगेट कर रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा अमाउंट में जो है हम प्लांट के प्रोडक्शन करा रहे हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम समझ में आया है। इन्हीं को ही स्टेज 4 जो लिखा है एक्लिमेटाइजेशन, इन्हीं को ही हार्डनिंग बोलते हैं, इन्हीं को एक्लिमेटाइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो हम चौथे में थे इनोकुलेशन ऑफ एक्स प्लांट। पांचवें है जो आपने इसमें देख लिया है, पांचवा है इंक्यूबेशन ऑफ कल्चर फ्लास्क। जिस कल्चर फ्लास्क में आपने एक्स प्लांट इनोकुलेट किया है, उनको इंक्यूबेट करते हैं ताकि उनको एक पर्टिकुलर सुटेबल एनवायरमेंट कंडीशन प्रोवाइड कराया जा सके। देन उनको सब कल्चर करते हैं अगर कैलस कल्चर किए हैं तो। देन रिजर्वेशन ऑफ प्लांट, प्लांट रिजनरेट होना स्टार्ट होता है, उनको रूटिंग हार्मोन, और पहले शूटिंग हार्मोन दिए थे तो सूट्स बने, देन रूटिंग हार्मोन दिए तो रूट्स बने। अब रूट और शूट हो गए, मतलब एक नया प्लांटलेट बन गया है। अब उस प्लांटलेट को जो है हम हार्डनिंग प्रोसेस के थ्रू हार्डनिंग कराते हैं। तो हार्डनिंग के बाद जो है ये फाइनली हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी हार्डनिंग होती है। इसके बाद इनको फील्ड में एनवायरनमेंट में ट्रांसफर करते हैं। हार्डनिंग क्यों जरूरी, जितना आपने फर्स्ट स्टेज जरूरी है उससे ज्यादा जो है हार्डनिंग जरूरी होता है, क्योंकि आप जो है डायरेक्ट लैब से किसी प्लांट को फील्ड में ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब आपने जो है
लैब में एक पौधा है, आप उनको धीरे धीरे प्रोसेस में लाते हैं, लाइक उनको अनुकूल बनाते हैं एनवायरनमेंट के, तब उनको आप फील्ड में ट्रांसफर करेंगे तो वहां वो जो प्लांट है वो सरवाइव करेगा। लेकिन आप लैब से डायरेक्टली एनवायरनमेंट में लाते हैं तो वो सरवाइव नहीं करेगा। इनका एक अच्छा उदाहरण भी ऐसा होता है कि जो व्यक्ति बीमार है उनको आईसीयू में रख दिया गया है कंटिन्यू महीने 2 महीने के लिए, अब उनको डायरेक्टली इन्वायरमेंट में लाते हैं तो वो और बीमार पड़ जाता है। इसलिए क्या करते हैं कि उनको जनरल वार्ड में या पहले प्राइवेट वार्ड में देन जनरल वार्ड में शिफ्ट करते जाते हैं, उनके बाद उनको एनवायरमेंट में निकाला जाता है या बेड रेस्ट देने के बाद ही उनको इन्वायरमेंट में निकाला जाता है, ताकि इन्वायरमेंट में प्रेजेंट बहुत सारे कंटामिनेट्स लाइक माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, फंजाई, उनके अफेक्शन इसमें ना आ सके। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है आप लोगों ने आई थिंक नोट किया होगा, और नहीं किया है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, नोट्स देंगे उसमें देख लीजिएगा। देन हम बात करते हैं, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है, लेबोरेटरी डिजाइन एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं कि किस टाइप का लैब हो। तो हमने बहुत कम समय में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया, थोड़ा स्पीड हुआ क्या? यस सर। हाँ ठीक है, तो हम थोड़ा स्लो कर लेंगे इधर। लैब डिजाइन की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो सबसे फर्स्ट चीज होती है वॉशिंग एंड स्टोरेज होना चाहिए एक रूम में, जहाँ पे ग्लासवेयर और प्लास्टिक वेयर को हम वॉश कर सके, वॉश बेसिन होना चाहिए। दूसरा स्टोर रूम होना चाहिए जहाँ पे हम स्टोर करके रख सके। देन प्रिपरेशन स्टेशन होना चाहिए जहाँ पे मीडिया प्रिपरेशन कर सके, या स्टरलाइजेशन सेंटर होना चाहिए जहाँ पे हम स्टरलाइज कर सके ग्लासवेयर, मीडिया, सारी चीजों को। देन स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट मीडिया, न्यूट्रिएंट मीडिया है लाइक मीडिया है, उनके स्टोर के लिए भी एक रूम होना चाहिए। ठीक है, देन असेप्टिक मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट मटेरियल। तो यहाँ पे आपको मैनिपुलेशन, प्लांट को मैनिपुलेट करने के लिए, जैसे हम अपने कॉमन लैब पे लैमिनार पे करते हैं, तो वैसे ही एक स्पेसिफाइड लैब होता है जहाँ पे आपको काम करना होता है, और वो पूरी तरह असेप्टिक कंडीशंस वहाँ होते हैं। ठीक है, देन मेंटेनेंस ऑफ कल्चर अंडर कंट्रोल्ड टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी। एक इंक्यूबेशन सेंटर भी रखते हैं जहाँ पे जो है उनकी टेम्परेचर है, लाइट है, ह्यूमिडिटी है, जिनके बारे में मैंने अपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये एक क्राइटेरिया होना चाहिए। लाइट की इंटेंसिटी इतनी होनी चाहिए, टेम्परेचर 27 ±2 होने चाहिए, ह्यूमिडिटी इतनी होनी चाहिए लाइक 80%, या डिफरेंस प्लांट के लिए डिफरेंट होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है कंडीशन लैब रिक्वायरमेंट्स होती है। देन ऑब्जर्वेशन करना होता है हमको, डाटा कलेक्शन करना होता है, और फोटोग्राफिक फैसिलिटीज होनी चाहिए। तो ये सारे काम कौन करेगा? एक दूसरे पर्सन या फैसिलिटीज करेगी, जहाँ पे ऑब्जर्वेशन ऑफ कल्चर, कल्चर का ऑब्जर्वेशन करेगा, डाटा कलेक्ट करेगा, फोटोग्राफ लेके रखेगा। ठीक है, देन एक्लेमेटाइजेशन इन विट्रो डेवलप प्लांट्स, लाइक हार्डनिंग के लिए डिफरेंट डिफरेंट जगह चाहिए जहाँ पे आप एक लाइक पॉली पॉली बैग में पॉली क्या होना चाहिए, पॉली हाउस में रख सके, देन ग्रीन हाउस में, देन उनको फील्ड में ट्रांसफर कर सके। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको रिक्वायर है। और डिजाइन की बात करें तो हमारे जो लैब है उनका डिजाइन इस टाइप का होता है। ये ठीक है, तो इनमें हम मैं थोड़ा सा एरो करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो एंट्री गेट है, यहाँ से एंट्री होगी। यहाँ एक बेंच लगा है जहाँ पे सिंक लगा है, और उसी सिंक में जो है वॉश बेसिन वगैरह है, वहाँ आप वॉश कर सकते हैं। देन 2 बेंच है जहाँ मीडिया प्रिपरेशन एरिया है, वहाँ पे हम मीडिया प्रिपरेशन करेंगे। केमिकल स्टोर रूम इस साइड है, आपको दिख रहा होगा, ये केमिकल स्टोर रूम है, इंस्ट्रूमेंट्स रूम है, और फोटोग्राफी के लिए डार्क रूम है। तो ये सारी चीजें हैं। एयर वेंट है, इसी बीच में जो लगा है क्या, ये सैनिटाइजेशन या स्टेरिलाइजेशन एरिया। ठीक है, यहाँ से आपको सैनिटाइज किया जाएगा या स्टेरिलाइज किया जाएगा। लाइक आप भी अंदर एंट्री करते हैं तो पहले यहाँ पे आप जो है पूरी तरह क्या हो जाए, स्टेरिलाइज्ड हो जाए। देन यहाँ से आप चाहे वॉशिंग रूम, वॉशरूम में जाएंगे, वहां अपने हैंड वॉश करेंगे, फुट वॉश करेंगे। देन यहाँ से जो है ये जो इस एरिया में है डिसेक्शन एरिया होगा, यहीं पे जो है। देन यहाँ से आप आएंगे क्या, कल्चर रूम या विथ शोस रूम, जहाँ पे पर्टिकुलर
आप जो है माइक्रो प्रोग्रेशन के लिए अगर कटिंग करते हैं या सब कल्चरिंग के लिए मैनिपुलेशन करते हैं प्लांट सेक्स प्लांट को, तो उनके लिए ये रूम होता है। इनके बाद जो है एयर लॉक एंड एग्जिट है। एग्जिट से लगा हुआ एरिया होता है आपका इंक्यूबेशन सेंटर। इंक्यूबेशन सेंटर में जो है एज अ इंक्यूबेटर ही है, जहाँ पे एक लिमिट टेम्परेचर, एक लिमिट प्रेशर, लाइट क्राइटेरिया पे जो है उनको रखा जाता है, या सुटेबल कंट्रोल्ड कंडीशंस जो है उनको प्रोवाइड किया जाता है, जहाँ पे प्लांट सेल जो है डेवलप होते हैं, ग्रोथ होते हैं। तो ये समझ में आया? यस सर। यस सर। देन आप देख सकते हैं कि ये जो है इंक्यूबेशन सेंटर है, जहाँ पे बहुत सारे आपको दिख रहे होंगे रैक है। रैक में बहुत सारे टेस्ट ट्यूब लगे होंगे, और टेस्ट ट्यूब में जो है मीडिया है, प्लांट्स है। ये जो है इनका हम आगे और दिखाएंगे कि किस टाइप का ये दिखता है। तो इस टाइप के जो है रैक्स लगे हुए होते हैं, और जो व्हाइट व्हाइट आपको चमक रहा है वो एक्चुअल में लाइट की वजह से है, जहाँ पे एक स्पेसिफिक इंटेंसिटी की लाइट लगी हुई है, लाइक 1000 लक्स, 2000 लक्स, इसी आधार पे। ठीक है। देन ये आपने तो अच्छे से जानते हैं इनके बारे में कि दिस आर द लैमिनार एयर फ्लो, दिस आर द टाइप ऑफ बायोसेफ्टी कैबिनेट 2, लेवल 2 भी कहते हैं इनको। आपके यहाँ भी है वो लेवल 2 ही है। लेवल 3 और लेवल 4 जो है माइक्रोबायोलॉजी लैब या एनिमल कल्चर लैब या वायरोलॉजी लैब में होते हैं। ठीक है। तो दिस आर द बायोसेफ्टी कैबिनेट, या इनको ही लैमिनार एयर फ्लो हुड भी कहते हैं, जहाँ पे सारी प्रोसेस आप तो जानते ही हैं। बेसिकली मैं इसमें और बता दूं कि ये जो है हमको एक माइक्रो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, जहाँ पे हम अपने मीडिया ट्रांसफर या अपने असेप्टिक्स वर्क्स कर सकते हैं, जिनमें हम कंटामिनेट नहीं चाहते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंटामिनेट ना हो, नहीं चाहिए, अनवांटेड कंटामिनेट नहीं चाहिए, तो वो हम यहाँ वर्क करते हैं। इनमें जो है HEPA फिल्टर लगा होता है, जिसकी वजह से ये बेसिकली एयर को फिल्टर करते हैं। एनवायरनमेंट को फिल्टर क्लीन करने के लिए यूवी भी इसमें लगा होता है। ठीक है। तो ये है लैमिनार एयर फ्लो, इनमें फ्लेम चलते रहता है जहाँ पे आप वर्क करते हैं। ये इनके बारे में आप अच्छे से जानते हैं। पहला जो डायग्राम है वो पीएच मीटर है ये, और सेकंड है ये क्या है, ये कौन बताएगा? सर्वेइंग मशीन। अच्छा, ये थर्ड जो है वो ऑटोक्लेव है, और ये फोर्थ जो है वेन बैलेंस है। तो ये सेकंड वाला तो वेन बैलेंस हुआ नहीं। ठीक है। तो ये जो है मैग्नेटिक स्टीरर है, जिनके थ्रू जो है हम किसी भी लाइक केमिकल डिसॉल्व नहीं हो रहा है, तो उनको डिसॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है। तो कैसे इनके बारे में करते हो चर्चा, सर? मैग्नेटिक स्टीरर होता है, तो इसके लिए एक मैग्नेटिक बीड होता है। ठीक है। अब उनको क्या कहते हैं, बीकर में आपने ले लिया, मान लीजिए सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व करना है, चूंकि इजिली हो जाता है, हम ज्यादा अमाउंट में डिसॉल्व करना चाहते हैं, तो उनमें क्या करते हैं, रख देते हैं इस प्लेट के ऊपर, उस बीकर को रखते हैं। उस बीकर में एक मैग्नेटिक बीड आता है इन्हीं के लिए, अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड शेप। आपको छोटे बीकर में रखना है तो छोटे शेप का आएगा, बड़े बीकर में रखना है तो बड़े शेप का आएगा। तो उसको जो है डाल देते हैं। अब जो नीचे में मैग्नेट घूमता है उसके अकॉर्डिंग जो है वो बीड, मैग्नेटिक बीड भी घूमता है, और बीड घूमा तो उसकी वजह से पानी मूव करता है, वाटर जो मूव करेगा, और जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर सॉल्व जो है डिसॉल्व हो जाते हैं पर्टिकुलर केमिकल। ठीक है। तो ये इनको जो है हीट भी किया जा सकता है, इनको रोटेशन को जो आरपीएम को भी सेट किया जा सकता है। अगर कोई केमिकल जो है हीट में डिसॉल्व होता है, लाइक स्टार्च की बात करें, तो उनके लिए यहाँ पे हीट भी प्रोवाइड किया जाता है। और कुछ जैसे हम स्पीड, ज्यादा स्पीड करना चाहते हैं, जल्दी डिसॉल्व करना चाहते हैं, तो इनकी रोटेशन को भी सेट कर सकते हैं। ठीक है। देन ये तो आपने देखा होगा, लेकिन ये जो है आपका इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप है, जो बेसिकली सेल कल्चर या टिश्यू कल्चर में यूज होते हैं, जब हम सिंगल सेल कल्चर करते हैं तब के लिए। ठीक है। तो हमारे सेल ग्रो कर रहे हैं कि नहीं, हम टिश्यू कल्चर मीडिया को बिना निकाले डायरेक्ट हम प्लेट्स को, मीडिया प्लेट्स को रख के हम चेक कर सकते हैं कि हमारा सेल ग्रो हो रहा है कि नहीं। इसीलिए जो है यूज होता है वो है इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप। इनको बेसिकली एनिमल सेल कल्चर में भी सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, लेकिन प्लांट टिश्यू कल्चर में भी जब सेल सस्पेंशन कल्चर करते हैं उस समय ये काम आता है। ठीक है। देन है ये माइक्रोस्कोप या डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप। इनके बारे में तो आप अच्छे से देखा है, यहाँ पे आप
काउंट कर सकते हैं। पहला वाला डायग्राम है वो माइक्रोस्कोप है, सेकेंड वाला डायग्राम है वो सेंट्रीफ्यूज है, जो आपने देखा होगा। ये बेसिकली कूलिंग सेंट्रीफ्यूज है, जहाँ पे आप सेंट्रीफ्यूज करते हैं किसी भी पर्टिकुलर सेपरेशन अकॉर्डिंग टू मोलिकुलर वेट या वेट हैवी एंड लाइट वेट के आधार पे, ठीक है। देन ये आपके इंक्यूबेटर है। ये इंक्यूबेटर एक्चुअल में जो है सेकर के साथ में है। ये सस्पेंशन कल्चर के लिए बहुत ज्यादा काम आता है। लाइक आपने जो है जैसे इसमें दिया हुआ है कि कोनिकल फ्लास्क को उसमें रख दिया गया है और उसके बाद सेक करना स्टार्ट कर दिया, तो शेक हो रहा है। तो इससे क्या होगा कि मीडिया एक जगह रुका नहीं रहेगा, तो सारे जो हमारे सेल्स होंगे उन सबको अच्छे अमाउंट में जो है मीडिया प्रोवाइड, सप्लीमेंट्स प्रोवाइड होंगे। देन ये जो है आपके रैक जो हमने पहले स्टार्टिंग में दिखाया था, इसी तरह ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड है जिनमें टेस्ट ट्यूब लगा हुआ है या कल्चर ट्यूब लगा हुआ है, जिनमें आपके मीडिया पोर किए हुए हैं। इसमें अभी जो है एक्सप्लांट जो है इनोकुलेट नहीं किए, ठीक है। ये तो आप अच्छे से जानते होंगे, जानते हैं क्या कि पहला दो डायग्राम है वो फोरशेप है। बेसिकली टू टाइप के फोरशेप हम यूज करते हैं, एक फाइन नोक एंड सेकंड है नॉर्मल वाले कहना चाहिए, ठीक है। तो फाइन नोक का इसलिए कि हम स्मॉल पार्टिकल्स को पकड़ने के लिए, लाइक स्मॉल लीफ टिश्यू को पकड़ने के लिए हम यूज करते हैं, और नॉर्मल वाले को जो है हम स्टेम वगैरह पकड़ने के लिए यूज करते हैं। स्केपल भी दो टाइप के हैं, लाइक एक फाइन नोक है और एक ब्रॉड है। तो ब्रॉड वाले में जो हम हार्डी लाइक स्टेम्स है या एक्सप्लांट है उनको कट करने के लिए करते हैं, और फाइन नोक हम स्मॉल पीसेस बनाने के लिए करते हैं। देन इसके बारे में भी आपको पता होगा, माइक्रोपिपेट है, इसको आपने अच्छे से देखा होगा, तो इनके बारे में तो ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि अच्छे से आपको पता है। किसी भी सॉल्यूशन को आपको माइक्रो लीटर अमाउंट में चाहिए तो उनके लिए हम इस माइक्रोपिपेट का यूज करते हैं। देन यही तक लास्ट था। तो आपने अभी तक जो है प्लांट टिश्यू कल्चर का जनरल इंट्रोडक्शन देखा, जनरल मेथडोलॉजी देखा, जिनमें हम जो है प्लांट को कैसे कल्चर करते हैं, कैसे उनसे रिजनरेट होता है प्लांट, और कैसे उनको हम फील्ड में ट्रांसफर करते हैं। बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट है इनका जनरल मेथडोलॉजी। हम जो है पूरे क्लास टाइम में